अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज खास तौर पर कुछ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की जाएगी। कराची के हवाले से रोज़ाना बात की जाती है कि कराची के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होती हैं। कल हमने बताया था कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी आए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी दौरा था कराची का। ये तमाम अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनके दौरे के अंदर थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंजेस आई हैं कि वो हफ्ते के रोज़ आएंगे, जुमे के रोज़ नहीं आएंगे। ये तमाम चीज़ें इस बात की यकीन दहानी करवा रही हैं कि कराची इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका है, मसाइलों का गढ़ बन चुका है। अब ये मसाइल जो हैं वो कैसे हल किए जाएंगे, तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। कभी सिंध हुकूमत की बात करता हूँ मैं, कभी शहरी हुकूमत की बात करता हूँ, बेख्तियार मेयर की जो रोना रोते थे और ख़त्म करके तमाम अपने टेन्योर चले गए। अब वफाकी हुकूमत का भी इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता नजर आ रहा है, लेकिन खास तौर पर कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर 6-6 फीट 8-8 फीट पानी खड़ा हुआ है। वो कौन से इलाके हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आज उस पर खास तौर पर बात की जाएगी। अगर मैं बात कर लूँ कोरंगी की, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, तो वहां पर अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां से पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त नहीं किया जा सका है। अब बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां भी सामने आई, कुछ लड़ाई झगड़े भी होते नजर आए, लेकिन वो मामला क्या था, आज इस पर बहस की जाएगी और स्पेशली इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा कि काम किया जाता है लेकिन क्रेडिट कोई और लेकर जाता है। जिसकी जिम्मेदारी है वो काम करता भी है या नहीं करता। सिंध हुकूमत ने काम किया, वफाकी हुकूमत ने काम किया, या ये सिर्फ सब मनगढ़ंत कहानियां थी, या फिर जब नेवी को कॉल की गई थी या फिर आर्मी के जो रेस्क्यू इदारे उनको कॉल की गई तो उन्होंने काम किया। हकीकत क्या है, इसी पर बात करेंगे। आज स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी असद अली साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने ज्वाइन किया। जानना ये चाहूंगा, आप ऑन ग्राउंड रहते हैं, ऑन फील्ड रहते हैं, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की खास तौर पर हालत क्या है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि कोरंगी जो है वो एक मज़ाफ़ाती इलाका है। अगर हम कोरंगी को कहें कि जी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, तो ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कच्ची आबादियों में आते हैं। हालिया जो 6 स्पेल बारिशों के गुजर गए, उन 6 स्पेल के बाद कोरंगी की हालत ऐसे है कि जिस तरह हर इलाके के अंदर तालाब बन चुके हैं, जौहर बन चुके हैं, यानी कि नकासी आपका कोई सिस्टम हमें नजर नहीं आता। ठीक है। इस हवाले से जब भी हम किसी इंतजामिया से बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि क्योंकि डेवलपमेंट हुई नहीं मज़ाफ़ाती इलाकों की वजह से, तो उसकी वजह से पानी की निकासी का सिलसिला अब हम बनाएंगे। अब जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे वो अब किए जाएंगे। इससे पहले जो भी काम हो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं तो छठा स्पेल भी गुजर चुका है और अभी कई रोज गुजर चुके हैं, अभी तक पानी वहां पर मौजूद है। क्या वहां पे जो मुतालिका एमएनएज हैं, जो एमपीएज हैं, वो काम करते नजर नहीं आ रहे? सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। और खास तौर पर अगर मैं स्पेशली बात करूं, ये कॉजवे वाली जो सड़क है, ये तो ऐसा लगता है कि जाने लेने के लिए बनाई गई है। जितने अपनों की जो लाशों का इंतजार करते हैं, और वहां पर जो लोग खड़े थे, जिस तरह से जो मनाजिर थे, दर्दनाक मनाजिर थे, तो नेवी को कॉल किया गया, आर्मी के रेस्क्यू इदारों को कॉल किया गया, तो हुकूमत कहां थी? ये एमएनएज, एमपीएज और फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जिम्मेदारी लगाई गई थी सिंध हुकूमत के नुमाइंदों की, वो नजर नहीं आए कहीं। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जब पहला और दूसरे स्पेल की बात हुई, देखें ये जो बारिशों का सिलसिला है वो 1 महीना पहले से बता दिया गया था कि ये शदीद बारिशें आएंगी। उसकी तैयारी किसने करनी थी? मैंने और आपने नहीं। उन इदारों ने जो जिम्मेदारी लेते हैं, वो इदारे, चाहे वो सरकारी इदारे थे, चाहे वो एमएनएस थे, चाहे एमपीएस थे, उन्होंने उसकी तैयारी करनी थी। क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से 1 महीना पहले ये बता दिया गया था कि ये वाकया इस तरीके से होगा कि बारिशें होंगी और फिर बारिशों के बाद शदीद बारिशें होंगी और फिर उन बारिशों का एक तेज स्पेल चलता चला जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती या हमारे उन लोगों की जो इन इदारों में बैठे हुए, उन्होंने उसकी पहले तैयारी की ही नहीं। बदकिस्मती से, दोबारा से मैं बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूं कि जब बारिशों का तेज सिलसिला जारी हुआ और उसके बाद जब रेस्क्यू के इदारों को कॉल की गई, तो उस वक्त तकरीबन 5 से 6 फुट पानी इलाकों तक पहुंच चुका था। और फिर एमएनएज, एमपीएस, सबका कहना यह था कि जी हम इदारों को खत लिख रहे हैं, हमने लेटर लिख दिए हैं और वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखें, आर्मी उतरी, नेवी उतरी, जो जिम्मेदारान थे उन्होंने खत लिखे। अगर खत लिखने से पहले उसके ऊपर कुछ काम कर लिया जाता, जबकि कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई गई थी, ये बात है। अच्छा, अभी जो पानी खड़ा हुआ है, जो लोग परेशान हैं, बेयारो मददगार हैं, अभी क्या सूरत हाल है? अभी भी कोई हुकूमती नुमाइंदगान जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काम नहीं कर रहे क्या इस डिस्ट्रिक्ट में? हमने जो देखा, क्योंकि हम खुद इस फील्ड में उस वक्त फील्ड में मौजूद थे और हमने कुछ उसको शेयर भी किया कि A21 ने बहुत सारी जगहों की निशानदाही की और उसके बाद हमें मशीनरी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड की गई। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी भी हमें नजर आए हमारे साथ, और कुछ ऐसे लोग जिनको हम एमएनएज और एमपीएस के साथ भी होते हैं और हमारे साथ भी वो मौजूद थे रोड्स के ऊपर। लेकिन जो मैं समझता हूं कि यह एक नाअहली का
सबूत दिया गया, तकरीबन मशीनरी फेल हो गई थी। आज भी कोरंगी के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ऑन नहीं कर रही। जिया कॉलोनी को गवर्नमेंट ऑन नहीं करती कि ये कच्ची आबादी है, या हमारा कोई सिस्टम नहीं। मेरान टाउन को ऑन नहीं करती कि ये कच्ची आबादी है, यहां पर हमारा कोई सिस्टम नहीं। लेकिन बदकिस्मती से दोबारा से कंटोनमेंट बोर्ड क्रीक जिसको ऑन करता है, भटाई ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, उसके बाद ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, डिफेंस विलास, उसके बाद भटाई क्रॉसिंग, वहां पर पानी आज भी मौजूद है। और आज मैं अभी भी देखता हुआ आया हूं कि लोग बहुत परेशानी के अंदर हैं। ट्रैफिक उस पानी की वजह से चल नहीं पा रही, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो पानी नहीं निकल रहा। अगर इसको भी नाअहली नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नाअहली है, इस पर सवाल उठाना बिल्कुल मैं समझता हूं जायज है। इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से एमपी हैं एमक्यूएम की जानिब से गुलाम जिलानी साहब। जिलानी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा, इस वक्त जो कोरंगी के लोग हैं वो इस वक्त मसाइल में फंसे हुए हैं, जो मसले हैं वो कैसे हल किए जाएंगे, जिम्मेदारी किसकी है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। भाई मसला ये है कि जिन लोगों ने काम करना था उन्होंने टाइम पर अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से पूरे कराची को जो है वो इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और कुछ इसमें ये कह लें कि बदकिस्मती हमारी कि इस दफा जो है वो बारिशें जो हैं वो अनलिमिटेड हुई, जितनी तवक्कात थी उससे ज्यादा जो है वो बारिशें हुई, जिसकी वजह से सारी सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन अब फिर भी देखेंगे कि अगर पूरे कराची का और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का मुआवजा किया जाए, और खुसूसन लांडी और कोरंगी का, तो आपको ये इलाके पूरे कराची में डिफेंस क्लिफ्टन और नॉर्थ नाजाबाद और बहादुराबाद के एरिया से ज्यादा बेहतर हालत में नजर आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम जितने हमारे एमपीएस थे खास तौर पे ये तो मैं तो इसके ऊपर 100% जो है वो यकीन रखता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं वो सड़कों की बात कर रहे होंगे, लेकिन गली मोहल्ले की, जैसे कि असद अली साहब ने बताया, वो तो अभी भी जूं के तो वहां पर 6-8 फीट पानी खड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो निजाम है वो इंतहाई पोशीदा हालत में है, जिसकी वजह से जो है ये तमाम सूरत हाल है। आज भी मैंने जो है अपने ऑफिस में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नुमाइंदों से बात की, उनके पास री वाटरिंग सिस्टम नहीं है ताकि जो छोटे इलाकों में पानी जमा है, जो ग्राउंड में है, जो कच्ची आबादी में पानी जमा है, उसको निकाला जा सके। डीसी के पास जितने जराए थे उससे बढ़कर जो है हमने कोशिश की और उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। और अच्छा, इसमें ये जो गफलत है जो इस वक्त सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत है क्या? लाजमी सी बात है कि सिंध हुकूमत ही है। जब ये कचरा पूरे एक महीने से इलाकों से नहीं उठेगा तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे नैयर रजा साहब, उनकी कोई जिम्मेदारी आयद होती थी? सर नैयर रजा के पास क्या जिम्मेदारी होगी मुझे बताएं। सॉलिड एंड वेस्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास। कोरंगी में कचरा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है या डिस्ट्रिक्ट की है? नहीं, जो आपका यहाँ से कचरा उठ के और लैंडफिल साइट तक जाता है तमाम तो जो है सॉलिड एंड वेस्ट के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ना। जब वो कचरा उठ के, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उठ के जो कचरा जाता है वो तो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की जिम्मेदारी है या फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आता है उसमें? सॉलिड एंड वेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है जो कचरा उठकर जाता है। मतलब मेरी जो इतलात है उसको जरा सा करेक्ट कर दीजिएगा। असद अली साहब, आपसे भी मैं पूछूंगा, ये जो कोरंगी की जो जिम्मेदारी है कचरा उठाने की, ये यहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है या फिर ये डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन की है? देखें, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो नैयर रजा साहब के पास जो सॉलिड वेस्ट के टाउन के लोग हैं उनके पास कोरंगी के बहुत सारे इलाके हैं जहां से कचरा उठाने की जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से लांडी के बहुत सारे इलाके हैं जहां से कचरा उठाने की जिम्मेदारी है। लेकिन जो जब ये कचरा उठा लेते हैं तो जो कचरा जब जहां पर ये डंप करते हैं उस जगह से कचरा उठाने की जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट की है, सिंध सॉलिड वेस्ट की, और फिर वो लैंडफुल साइट के ऊपर लेकर जाती है। ठीक है, इन इलाकों में जो अब तक कचरा मौजूद है उस पर जब हम बात करते हैं, जो टाउन की जिम्मेदारी थी, जो नैयर रजा साहब के अंडर थे, जो लोग उनसे बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि देखें कि अब क्योंकि बारिश का पानी बहुत सारे इलाकों में खड़ा हुआ है तो हमारी मशीनरी इस काबिल नहीं है, और वो मशीनरी में बल्कि मशीनरी इस काबिल क्या कि बहुत सारी मशीनरी तो खराब है, और उसके ऊपर हम जो है ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि हम उस मशीनरी को पानी में इस्तेमाल करके और उसको लेकर जाएं और जाकर हम कचरे को वहां पर डालें जहां से सिंध सॉलिड वेस्ट उठा सके। नैयर साहब तो अब नहीं है, खैर गुलाम जिलानी साहब, अब कौन कर रहा है काम? जो वहां पर मसाइल हैं, जो मसले हैं, आवाम जो परेशान है, अब इनकी दाद रसी के लिए कौन है वहां पर? जो है अभी आपके सामने है कि इतना 4 से 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हम जो है वो कराची के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तैनात नहीं कर सके, ऐसा ही है ना।
तो अभी सारी जिम्मेदारी मुझे बताएं किसकी है, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की जिम्मेदारी जो है किसकी है, डीएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, सिंध गवर्नमेंट की है। ठीक है। और जब ठीक है ना, अब वो किस वजह से नहीं लगा पा रहे, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लाजमी सी बात है कि जब सिस्टम फेलियर होगा तो सिंध गवर्नमेंट फेलियर कहलाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारे डीसी ने काम किया, और अभी जो आप बता रहे हैं इसमें कुरंगी के 6 से 8 पॉइंट हैं। मैं तो भाई को भी क्लियर करूं कि कुरंगी के 6 से 8 पॉइंट हैं जहाँ पे कचरा जाता है, और वहां से उसको उठाना जो है वो सॉलिड एंड वेस्ट की जिम्मेदारी है। अब वहां पे कचरा डालने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसलिए इलाकों से कचरा भी नहीं उठ रहा, और फिर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे पानी जो है अभी भी 3-3, 4-4 फीट मौजूद है। तो इस वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा है, और ये इंशाल्लाह हमने सबने मिलकर ही करना है। चले, मैं थोड़ा सा सूरत हाल के ऊपर बात करूंगा। असद अजीज साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये ग्रे रिवर का क्या मामला, वहां की क्या सूरत हाल है, और ये अल्लाह वाला टाउन जो है वो तो मेरा ख्याल डूब ही चुका है, क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त, करंट सिचुएशन? देखिए, ग्रे रिवर के बाहर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, और वो शायद होंडा का एक शोरूम है जो बनने जा रहा है। अच्छा। और उसमें उन्होंने बेसमेंट भी बनाई है, और उसके बाद जो है वो ऊपर भी तामीरात कर रहे हैं। लेकिन देखें, फिर वहीं पे बात आ गई कि इदारों की गफलत है, और मेरी बात की तस्दीक जिलानी भाई साथ साथ करते भी जा रहे हैं कि जो हमने पहले सिंध सॉलिड वेस्ट की बात की कि वो वहां से कचरा नहीं उठा रहे, और पानी की वजह से जो डीएमसी के टाउन की जो गाड़ियां वो भी नहीं उठा पा रही। लेकिन यही सूरत हाल हम देखते हैं कि जब प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग में सबसे पहले इदारों से पूछा जाता है कि जी यहां पर क्या चीज मौजूद है और क्या चीज नहीं मौजूद। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, उसकी जिम्मेदारी किसी ने ये थोड़ा सा स्पेसिफाई, थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहे थे, ये बिल्डिंग का क्या चक्कर है? मतलब बिल्डिंग बनने से पानी की निकासी का क्या कनेक्शन है, या फिर वहां जो पानी खड़ा हो क्या उस बिल्डिंग की वजह से? जी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूं कि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बगैर प्लानिंग के बन रही है। जो मैंने आपसे कहा कि कोई भी काम करने से पहले इदारों से जो है उसकी एनओसी ली जाती है कि हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें बेसमेंट बनाएंगे, इसका हम ड्रेनेज का सिस्टम ये रखेंगे, इसमें पानी हम यहां से प्रोवाइड करेंगे, उन सब की एनओसी ली जाती है। लेकिन फिर वही बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उन्होंने 100 फीट रोड को कवर किया, उसके बिल्कुल बराबर में 100 फीट रोड के ऊपर 6 फीट जितना गड़ा जो था, या उसको कह लें कि उसके सामने की जो रोड थी उसको कवर करते हुए उन्होंने मट्टी डाल दी, 6-6 फीट भराई कर दी, और उन्होंने एक लम्हे को भी नहीं सोचा। साहब, ये अप्रूवल कैसे दे दिया गया इस बिल्डिंग के लिए? ऑब्वियसली जो कंट्रोल है, जो इदारे हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं, ये अप्रूवल कैसे आ गया? जब आप ये बातें बता रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, और नहीं रखा गया, जिसका सबूत ये है कि पानी खड़ा हुआ है उस इलाके के अंदर, शहरी परेशान है, वहाँ के जो इलाका मकीन है, अप्रूवल का क्या चक्कर है ये? सर देखें, फिर वहीं पे बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि जब हम किसी भी इदारे से बात करते हैं कि आपने बिल्डर को कैसे अप्रूवल दे दी, तो वो बताते हैं कि बिल्डर बहुत बासर थे। अमजद शेख, ये बासर शख्सियत है कौन जनाब? सर, ये मुबशिर शेख और अमजद शेख 2 बिल्डर्स हैं, इनके होंडा के शोरूम है। और ये सिंध हुकूमत के चहीते हैं। देखिए, अभी मैं अगर ये बात कहूंगा तो फिर वो कहा जाएगा कि जो है वो मैं किसी को जो है वो इस तरीके से तरफदारी कर रहा हूं या किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये इदारों का काम है कि वो तलाश कर लेकर आए कि इनको एनओसी किसने दी कि 100 फीट रोड को कवर करके उसको 6 फीट मट्टी डाल दें, और ये भी ना सोचेंगे उसके बिल्कुल बराबर में 400 अपार्टमेंट ग्रे रिवर्स के हैं, 135 घर ग्रे रिवर का इस टाइम डूब चुका है बुरी तरीके से। 5-5 फीट पानी उनके घरों में मौजूद था। डिफेंस विलास 4-4, 5-5 फीट पानी में रहे। भटाई कॉलोनी ए सेक्टर 5-5 फीट पानी में। कौन पूछेगा, आप में या वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है? चले पूछ लेते जिलानी साहब, आपका इस पर क्या मौकफ है? आप ऑब्वियसली मुंतखब नुमाइंदा हैं, अवाम आपके पास आती होगी, लोग आपके पास शिकायतें लेकर आते होंगे। ये क्या चक्कर है सर कि रियासत में रियासत बना दी जा रही है? सिंध हुकूमत ने कुछ पुरसान हाल नहीं जो है वो है, सिंध हुकूमत ने कुछ पूछा नहीं है इनसे। ये अप्रूवल कैसे मिल गई आपके इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस बिल्डिंग को? मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस वक्त, वो आप सबके सामने है कि उसको सिवाय पैसा बनाने के और कुछ नजर नहीं आ रहा ना। अब इसमें एसबीसीए भी होगा जिसने जो है इसकी जो है वो परमिशन दी। अब कितने फ्लोर बनेंगे, क्या होगा, इसकी बेसमेंट की परमिशन थी या नहीं थी, ये पूछने वाला कौन है? सिंध गवर्नमेंट है ना, वही डिपार्टमेंट है। अब अगर हम डिपार्टमेंट को बुरा कहते हैं तो सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, सिंध गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं तो पीपल्स पार्टी में बात आती है। नहीं तो आप इन फ्यूचर मुस्तकबिल के अंदर इस मुद्दे पर असेंबली में आवाज उठाएंगे? मैं इस पे जो है कॉल अटेंशन दे चुका हूं पहले, ठीक है, और इंशाल्लाह जैसे ही वो मेरा आता है तो उसके ऊपर लाजमी मैं बात भी करूंगा। और ये एक अकेला मसला नहीं है। इसके बाद अभी देखिए, नदी के अंदर कुरंगी की जो ये नदी थी, इसके अंदर फ्लड आया था, और उसकी वजह से जो है वो पूरा रोड डैमेज हो गया।
2 दफा जो है सीएम साहब ने यहाँ का दौरा करने के लिए बात की है, लेकिन अभी तक जो है सीएम या आपके वजीर जो है नासिर हुसैन शाह साहब, कोई भी जो है वो कोरंगी की तरफ आना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब वो आके देखें जो कोरंगी से जो है वो कोरंगी और लांडी की हजारों आवाम जो है, लाखों आवाम यहाँ से सुबह में गुजरती है और शाम में वापस आती है। और एक ब्रिज रह गया है जाम सादिक का, वो भी अल्लाह बेहतर जानता है कि पत्नी उसके बारे में मैं प्रेडिक्शन कर दूं, पहले से ही कहा गया है कि उसको भी अब मरम्मत की जरूरत है। खुदा ना खास्ता कोई ना खुशगवार वाकया पेश होता, क्या हम इंतजार के लिए बैठे हुए हैं? मैं यही बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर इतना लोड है कि अल्लाह ना करे अगर किसी दिन भी वो गिरता है तो एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो कराची में दोबारा जो है वो जन्म ले लेगा। लेकिन कोरंगी लांडी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, सर ये जिलानी साहब ये बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं ये बात कहते हुए भी डर रहा हूं कि कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए, क्योंकि एक ही ब्रिज है जो कनेक्ट करता है कोरंगी के लोगों के लिए वो रास्ता, अगर उस पे भी कोई कुछ होता है तो फिर कैसे मामला टेकअप किए जाएंगे? ये कोरंगी को ही सिर्फ कनेक्ट नहीं करता मेरे भाई, ये यहाँ से लेके और बिन कासिम तक जितना आपका इंडस्ट्रियल एरिया है उस तमाम को जो है पोर्ट से मिलाता है। ठीक है ना, क्योंकि शारा फैसल से आप हैवी ट्रैफिक का गुजर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही वाहिद पुल है इस वक्त पूरे, आप अगर वहाँ पोर्ट से ले लें बिन कासिम से और यहाँ तक जो है कराची पोर्ट तक जो है, ये वाहिद पुल है जो तमाम का बोझ उठाया हुआ है। इसमें पूरे गवर्नमेंट का मैं कहूंगा कि बोझ उठाया हुआ है। और अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदार मैं आज आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ही होगी। नदी की वो हालत है कि उसके जो दोनों तरफ के रोड हैं आने और जाने वाला, दोनों जो है बुरी तरह तबाह हो गए और लोग जो है वो चले गुलाम जिलानी साहब, मैं इंतजार जरूर करूंगा कि आप इस पर आवाज जरूर उठाएं, या प्रोटेस्ट हो या फिर हुकूमत और जो हुक्मरान है जो अपने ठंडे कमरों में बैठे हैं, वाहनों में बैठे हैं, उनके कानों पे जूं जरूर रहेंगे। मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ ये बताऊं कि भाई मेरे पूरे कराची का जो है सिंध गवर्नमेंट के वुज़रा ने और सीएम ने विजिट किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ऐसी क्या चीज है कि जहां आते हुए सीएम भी घबरा रहा है और उनके तमाम वुज़रा भी घबरा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये यहाँ पे भी लांडी कोरंगी मलिक शाह फैसल में भी इंसान बसते हैं, खुदारा यहाँ पे आके देखेंगे यहाँ पे आने और जाने के जो रास्ते हैं उनकी क्या हालत हुई हुई है। अच्छा वैसे ये मामला बड़ा पुराना है, जब आप हुकूमत में तब का ये ब्रिज है, तब के ये मामला हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि मैं इंतजार करूंगा, आप इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। गुलाम जिलानी साहब MPA MQM की जानिब से हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। असद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वक्फा लूंगा, उसके बाद इसी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से खासतौर पर जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि ये NOCs कैसे दे दी जाती हैं बिल्डर्स को, और ये जो कोरंगी कॉजवे जो सड़क है इसके हवाले से कुछ सोचा है, प्रायोरिटीज़ में है हुकूमतों की, हुक्मरानों की, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए? वक्फा लेंगे, इसके बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमती तरजीहात में क्या डिस्ट्रिक्ट कोरंगी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? असद ज़ैदी ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और उनसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त मामलात जो है वो किस तरह से टेकअप किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गुलाम जिलानी साहब ने जो MQM का मौक़िफ़ दिया वो खासा मुख्तलिफ नज़र आया। असद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो इस वक्त वज़ीर आला साहब हैं वो वाकई विजिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुकेश चावला साहब की जिम्मेदारी लगाई गई थी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और डेप्यूटी कमिश्नर्स भी इन्हीं की हुकूमत में से इनकी जानिब से अपॉइंट किया जाता है। तो मुकेश चावला साहब, डेप्यूटी कमिश्नर जो शहरियार गुल मेमन साहब हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की क्या? देखिए, जहाँ तक बात है कि डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और या CM साहब के विजिट की और फिर मुकेश चावला साहब की, CM साहब ने तो आज की तारीख में कभी नहीं हुआ कि कोरंगी के अंदर कोई CM 7 दफा विजिट करके गए हो सिर्फ कचरा उठाने के दौरान। अच्छा। इसके बाद हालिया बारिशों के बाद जो 2, 3, 4, 5 स्पेल गुजरे उसमें भी CM साहब ने 2 से 3 विजिट्स किए। देखिए, नालों की सफाई का काम जो अभी जिलानी भाई ने बात की, मैं वहां से शुरू करूंगा कि नालों की सफाई का काम कोरंगी के अंदर 2 चौकिंग पॉइंट्स थे। इसको समझने की जरूरत है कि नाले कहां से साफ होने थे और सफाई का अमल कहां से शुरू होता और कोरंगी के पानी को रोका जा सकता था। पहला चौकिंग पॉइंट था अजीमपुरा के अंदर जो शाह फैसल के अंदर आता है। ठीक है। वो पानी जब इन नालों में, बरसाती नालों में चलता है तो उससे क्या होता है कि शाह फैसल, मॉडल और उससे मुल्हिका जो इलाके हैं अजीमपुरा वगैरह, उसका पानी नीचे उतरता है और बारिश को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हमारा दूसरा सबसे बड़ा चौकिंग पॉइंट था जिसको हम कहते हैं CBM नाला। CBM नाले की सफाई और पहले स्पेल से पहले CBM नाला और अजीमपुरा नाला ये क्लियर कर दिया गया था डिप्टी कमिश्नर कोरंगी साहब की जानिब से, और उसके बाद जब दोबारा NDMA ने इस पे काम शुरू किया तो NDMA ने भी इन्हीं नालों की सफाई दोबारा से उसी तरीके से की। फिर ये नाले साफ क्यों नहीं हुए, फिर चौक क्यों रहे?
देखिए ये नाले साफ थे, जो जैसा कि गुलाम जिलानी भाई ने अभी कहा कि ये जो पानी का निस्बतन कम रहा मरकजी शाहराहों के ऊपर कोरंगी की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही थी कि ये जो नाले हैं, मेन चौकिंग पॉइंट्स हैं, ये क्लियर थे। पहले डिप्टी कमिश्नर कोरंगी साहब की जानिब से कराया गया, उसके बाद जब एनडीएमए ने काम शुरू किया तो एनडीएमए ने भी इन्हीं दोनों नालों को सबसे पहले क्लियर किया, जिसकी वजह से जो मरकजी शराहें थी कोरंगी की, उस पे जो पहले दिन पानी रहा, जो छठे स्पेल की तेज बारिश से 244 mm की हुई, 244 mm की जो बारिश हुई, उसके बाद जो मरकजी शराहें थी वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी, लेकिन एक ही रात के बाद जो अगली सुबह हुई तो उसमें वो क्लियर हो चुकी थी, सिर्फ नालों की सफाई की वजह से। चलें, पीटीआई का भी मौकफ लेंगे क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एनडीएमए को लाया गया था, वफाक भी बीच में आया मैदान में। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई की जानिब से एमपी हैं राजा अदर साहब। राजा साहब, बड़ी माजरत के साथ ये बात मुझे कहना पड़ रही है कि वफाक ने एनडीएमए को नाले साफ करने के लिए भेजा और नाले साफ किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव इस वक्त आपका ही हल्का है सर, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल, देखें वफाक को तो वैसे जरूरत नहीं थी, सिंध गवर्नमेंट तो माशाल्लाह बकौल सिंध गवर्नमेंट के उन्होंने पूरे सिंध को जो है वो दुबई और पेरिस सतह पे बनाया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जब रहमत बराने रहमत बरसी तो सारी कली जो है वो सिंध गवर्नमेंट की खुल गई। और मैं समझता हूँ कि इसमें वफाक का भी कसूर है। वो कैसे? वफाक का कसूर क्या है? फौज बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। वफाक फौज का काम जो है ना वो अब नाले साफ करना नहीं रह गया। फौज तो हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ तो मुसीबत ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी मुश्किल काम होता है तो हमें जो है ना वो फौज का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो कि फिर हम जमहूरियत को छोड़ दें और अमरीत पे आ जाए। मसला ये है जी कि सिंध गवर्नमेंट अभी जो भाई बात कर रहे थे, नालों की सफाई जो है, अगर गुजर नाला हो गया, आपका महमूदाबाद नाला हो गया, ये कुरंगी नाले जो हो गए, ये अगर ठीक तरीके से इनकी जो इंक्रोचमेंट है ये ना होती, नाले की सफाई से पहले अगर हो जाती, ठीक है, हम ये बात जरूर समझते हैं कि इस दफा रिकॉर्ड तोड़ा गया, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, इन चीजों को हम भी समझते हैं। और फिर मेरे इलाके को जो है ना ज्यादातर ये कहा जाता है जी सोसाइटीज पर मुश्तमिल है। सोसाइटीज किसके अंडर में आती हैं? क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिनिस्टर नहीं होता? आप यकीन करें, हम बारहा कह चुके कि खुदा का वास्ते इन सोसाइटियों के सिस्टम को ठीक किया जाए। जो 2 नंबर काम हो रहा है वो इन सोसाइटीज के अंदर हो रहा है। अगर ये सेवरेज का सिस्टम मेरा जो इलाका है उसके अंदर अल्लाहवाला टाउन है, उसके अंदर अलवासे टाउन है, उसके अंदर जो है वो केडी सोसाइटी है, जबकि सोसाइटी नहीं है, टाउनशिप है। इसी तरह ग्रे रिवर आप देखें, इस दफा जो है ना 4-4 फीट वहां पानी खड़ा रहा। देखिए हम एमपी हैं, हमारे पास तो आ जाती है 18वीं दरमी, हम तो डीसी को खत लिख सकते हैं, मिनिस्टर को खत लिखा, हमने डीसी साहब को खत लिखा, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ इस दफा उनका रवैया बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बड़ा तलब था। अगर ये एक्टिविटी जो इन्होंने 4 दिन पहले की है, ये अगर 10 दिन पहले कर देते तो मैं समझता हूँ कि कम से कम पूरा कुरंगी इस टाइम इस हालत में ना होता जो आज कुरंगी की हालत है। आपने ये कहा कि जी एनडीए में, देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे कुछ स्टेप सूबे सिंध में उठाते हैं तो वो सिंध कार्ड खेलने के लिए आ जाते हैं, आइन में तरमीम की बातें करने लग जाते हैं, 18वीं तरमीम को ले आते हैं कि जी उसके ऊपर जो है ना ये हजाराजारी की जा रही है। हम तो चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट काम करे ना, हमसे काम ले, हम एमपी हैं, हमारे साथ मिल के चले। वज़ीर आला साहब की विजिट की जरूरत नहीं है, वज़ीर आला साहब की हमें अमली इक़दामात की जरूरत है। उनकी टीम अमली इक़दामात करती तो आज मली नदी में 12 लोग न डूबते, आज 8 लाशें हम ना निकाल रहे होते अगर ये अच्छे तरीके से इक़दामात किए गए होते। अच्छा, यहाँ से मुंतखब जो एमएनए है वो भी मेरा ख्याल आप ही की जमात के है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको जो फंड्स दिए गए उनकी जानिब से कुछ लगाया गया, हल्के के अंदर कुछ काम किया गया था, क्योंकि प्रोडिक्शन तो पहले हो चुकी थी। ठीक है, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ सिंध हुकूमत ना अहल है, सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, आप लोगों की प्रायोरिटीज में ये हल्का था जो फंड मिला था 15 करोड़ रुपए। हजरत आपको मैं बता दूं, हमारे एमएनए साहब की अंडर में ना 11 यूसीज आती हैं, ठीक है, 15 करोड़ रुपए को आप डिवाइड कर दें 11 यूसीज में। हमने सबसे पहला जो काम किया वो केडी के अंदर किया, जहां पे सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है। कुएं खोद के लोग मकानात बनाते थे और कुओं के अंदर सीवरेज का सिस्टम डालते थे। हमने वहां पे कोशिश की, हमने एहसान नहीं किया, अपना फर्ज अदा किया। वहां पे जो मेन ड्रेन सिस्टम थी हमने केडीए की, कि भाई बैठे ऐसे जी आपको बता सकते हैं, हमने वहां पे सीवरेज के सिस्टम को डालने की कोशिश की। अब देखिए एक वक्त में सारे काम नहीं हो सकते। हमारे एमएनए साहब ने मजीद 50 करोड़ रुपए का फंड जो पीएम डायरेक्टिव होता है उससे मंजूर करवा दी। पीडब्ल्यूडी काम करती है, पीडब्ल्यूडी के अंदर नालों की एक्टिविटी नहीं हो सकती। कुछ उनकी तरीकेकार है जिसमें काम करते हैं, जिसमें पानी की पाइपलाइन डालनी हो, गटर लाइन डालनी हो, वो डाल सकते हैं, पेवर लगाना हो, या मसाजिद के अंदर जो काम करना हो, गार्डन वगैरह। अच्छा राजा साहब, एक सवाल और है जो मैंने गुलाम जिलानी साहब से भी किया था एमक्यूएम का मौका जानने के लिए, जाम सादिक पुल के हवाले से, उसकी हालत भी अभी कुछ जो है ना वो बेहतर नहीं है,
और आप खुद भी एक्टिव रहे हैं, ये बात मैं मानता हूं। मेरे पास जो है वो तस्वीर मौसूल होती रहती थी। तो क्या वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटीज में वो ब्रिज है जो पूरा पोर्ट कासिम तक जोड़ता है, कोरंगी को, लांडी को दीगर इलाकों से जोड़ता है, तो वो पुल अगर उसको बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है वफाकी हुकूमत की जानिब से? सर बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं सीएम साहब के पास रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है, मेरे 6 खतूत इस हवाले से गए हैं और ओवरहेड ब्रिज हमें कईयों बात से क्रॉस सेक्शन का, और जब भी यहाँ पे लाइट्स बंद होती थी, आपने देखोगे नदी के ऊपर लाइट्स लगती थी जो कि केएमसी के अंडर में आती थी। हमने इन लाइटों के हवाले से भी मैंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दफा जो बजट स्पीच हुई है उसके अंदर सीएम साहब ने ये वादा किया है कि हम ये मलिय नदी कॉजवे का ओवरहेड ब्रिज बनाएंगे। मैं तुमको दावत देता हूँ, अरे भाई आपने कमीशन खाना खा लो, लेकिन खुदा का वास्ता है यहाँ पे जो लखपत जिगर की जाने इस नदी की वजह से जाती है उनको बचा लिया जाए। और हमने गवर्नर साहब को ऐसे ही डीसीएल के अंदर मैंने और एमएलए ने खत लिख दिया है कि खुदा का वास्ता अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं करती है तो उसको मेगा प्रोजेक्ट में डाला जाए और इंसानियत की खातिर इस काम को किया जाए। और इंशाल्लाह आपको इन 2 सालों के अंदर इस प्रोजेक्ट को आपका आगाज करते हुए आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। चले राजा साहब, बहुत शुक्रिया और आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, एक चीज़ मैं और बता दूं, जिस ब्रिज की बात मैं खासतौर पर कर रहा हूं उस पर खुद भी ये जो एमपीए साहब हैं पीटीआई की जानिब से प्रोटेस्ट करते नजर आए। असद साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। एमक्यूएम का मौकफ हमने जाना, उसके बाद पीटीआई का मौकफ जाना, हकीकत क्या है? क्योंकि यहां से मुंतखब एमपीएस भी हैं, दीगर जमातों के एमएनएस भी हैं, फिर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। आज मैं सच सुनना चाहता हूं क्योंकि आप फील्ड में बैठे हुए हैं। और एक बात और जो है वो मैं ऐड करता चलूं कि K21 न्यूज़ की टीम ने भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर बड़ा काम किया है। इमदादी कामों के हवाले से अगर मैं बात कर लूं, कार्रवाइयों के हवाले से बात कर लूं, पानी की निकासी के हवाले से बात कर लूं, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ राब्तों में रहकर K21 न्यूज़ को भी ये क्रेडिट जाता है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, असद साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के लिए कि किसने काम किया और किसने काम से जी चुराया? अच्छा, अभी मैं कुछ चीजें बड़ी क्लियर करता चलूं। ठीक है, देखें, फंड्स की जहां तक बात है, फंड्स की जिम्मेदारी एमएनएस के पास है या एमपीएस के पास, उनके पास कितनी यूसीज आ रही है ये तो वो बता सकते हैं आपको। जिस तरह अभी राजा अजहर साहब ने फरमाया कि वो 11 यूसीज उनके पास आती है तो 15 करोड़ तो अभी आया है, 50 करोड़ आना है। हम नहीं पूछना चाहते कि किस एरिया में लगाए, हम तो सिर्फ एक बेसिक चीज की बात कर रहे हैं कि जब 1 महीना पहले प्रेडिक्शन हो गई थी तो इमदादी कार्रवाइयों के लिए अभी कहा कि आर्मी इस काम के लिए नहीं है, लेकिन ये एक इदारा बनाया गया एनडीएम में जिसका काम ही सिर्फ ये है कि अगर डिजास्टर हो जाए, और डिजास्टर तो डिक्लेयर हो गया, डिजास्टर तो बहुत सारी जगहों पे डिक्लेयर हो गया, सिंध में डिजास्टर डिक्लेयर हो गया, कराची को आफतज़दा करार दे दिया गया। इवन अब ये हालात थे कि डीएचए के लोग बाहर आ गए, जबकि आपने देखा कि जब उन्होंने एहतजाज किया तो उनके खिलाफ भी एफआईआर कट गई, जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि एफआईआर नहीं कटनी चाहिए थी, एहतजाज उनका हक है। अच्छा, आपकी बात को मैं काट रहा हूं, सॉरी टू कट यू। मैं उस तरफ भी जाऊंगा जो जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सीबीसी के अंडर आती है वो जमीन। ये क्या चक्कर है वो उस बिल्डिंग का? सर, मैंने आपको प्रोग्राम की शुरू में एक बात कही कि सीबीसी जो है उसकी जिम्मेदारी थी कंटोनमेंट बोर्ड क्रीक की, कि भटाई कॉलोनी, ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स, डिफेंस व्यू सोसाइटी और ये जगह उनकी जिम्मेदारी थी। जब वो यहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उन्होंने इसको वे आउट भी देना है। अगर यहां पर जिम्मेदारी जो है वो आप कहते हैं सिंध गवर्नमेंट की है, तो सीबीसी की भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि एनओसी जब ली जाती है तो वो एनओसी के ऊपर साइन सीबीसी भी करती है और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन। इस गफलत के अंदर सिंध हुकूमत के साथ साथ जो सीबीसी है वो भी बराबर के शरीक हैं। सर देखें, यहां पर काम रुकवाने और करवाने की जिम्मेदारी है ही सीबीसी की। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो क्या उनसे ये नहीं पूछना कि आपने निकासी आपका सिलसिला क्या रखा? जब इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो आपने उनसे ये नहीं पूछना कि आपने 100 फीट रोड के ऊपर 6 फीट भराई कर दी। आप ये इमेजिन करें कि 100 फुट का रोड और 6 फीट की भराई हो, उनसे ये नहीं पूछना कि बराबर पे हमसाये के जितने हकूक है उसका क्या करना है। आज ग्रे रिवर अपार्टमेंट्स के टैंक्स के अंदर इनके बेसमेंट का पानी आ रहा है, 80% घर खाली हो चुके हैं। बड़ी तशवीशनाक बात है। एक और सियासी जमात के जो रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोरंगी हैं तनवीर चौधरी साहब। इनसे भी जानेंगे कि क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि फंक्शनली काफ़ी एक्टिव नजर आई मुझे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर। तनवीर साहब, मामला क्या है? ये मसले जो हैं ये हल कैसे होंगे? जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने काम नहीं किया, जिनकी जिम्मेदारी नहीं है वो फी सबीलिल्लाह सड़कों पर नजर आए। मसला क्या था, मामला क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मसला अगर बात करने पे बैठे तो सुबह से शुरू हो तो रात हो जाएगी। सर मेरे पास वक्त कम है, थोड़ा सा जो है वो मुख्तसर करके जो है वो बात बताएं कि मुद्दा है क्या, मसला जो है वो कैसे हल किया जाता? मुद्दा ये है कि ना काम करना है ना यहाँ पे कुछ करना है। सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो काम करते शुरू से,
लेकिन यहाँ पे 12 साल से मुसलसल इनकी सिंध हुकूमत है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया। आप इनकी नाअहली देख लें कि अभी जो हालिया बारिश है इसके अंदर जितना नुकसान इस कोरंगी के अंदर लोगों को हुआ है, पहले कोरोना से लोग तंग थे, उस कोरोना की वजह से लोग परेशान थे, बहुत तंग थे, और लोगों के घरों पे खाने को नहीं था, क्योंकि वहां पे सारे गरीब लोग, गरीब तबका रहता है उस साइड पे। ठीक है। लेकिन इस बारिश ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी। बिलाल भाई मैं आपको क्या बताऊं, यकीन माने लोगों के पास अब खाने को नहीं है। जो बचा कुचा था उनके घर का जो सामान था अभी वो भी पानी के अंदर बह गया है। सर खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को तो है, वही गंदा पानी घरों में तो मौजूद है ना इनके, तो वो निकालने के लिए भी तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना। अब सिंध हुकूमत का कोई मिनिस्टर तो आता है यहाँ पे, कोई पूछने तो आता, किसी ने तो पूछा तक नहीं है अभी तक, सीएम साहब तक नहीं आए, कोई मिनिस्टर ही आ जाता, वजीर बल्दियात ही आ जाते, इनका कोई एमएनए एमपीए आ जाता। वो एक नाम आ रहा है, मुकेश चावला साहब, उनका नाम आ रहा है, चले वो भी चक्कर नहीं लगा रहे। जो वहां पे मुंतखब लोग हैं, जो एमएनए एमपीएज हैं, उन्होंने क्या किया सर, आवाज उठाई कम से कम। देखें यहाँ पे जो मुंतखब हमारे एमपीएज हैं वो तो अपोजिशन के एमपीएज हैं, उनको भी तो खुदे लाइन लगाया हुआ है, उनको भी तो कोई फंड नहीं दिया जा रहा। जैसे जीडीए के एमपीएज हैं, पीटीआई के एमपीएज हैं, एमकेएम के एमपीएज हैं, उनको तो कोई फंड ही नहीं दिया। मतलब चौधरी साहब फिर इस शहर का अलमिया ये है जहां से हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिर्फ उन इलाकों में काम होगा जहां पे अपोजिशन के नुमाइंदगान हैं जो मुंतखब हो चुके हैं, वहां काम ही नहीं होगा क्या? बिल्कुल जी, इन्होंने कसम खाई हुई है कोई काम नहीं करना, और जो पैसा वहां से वफाक से लेना है वो खा जाना है। आपने यहाँ ये तो कुरंगी है, आप पूरे सिंध की ऑल ऑफ देख लें तो पूरा सिंध तबाह कर दिया इन्होंने। हम तो अल्लाह पाक से अभी दुआ करते हैं, या अल्लाह इनसे जान छुड़वा दें हमारी, वरना तो ये सिंध को पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो परेशान हैं, जो रिहायशी हैं, ऑब्वियसली मैंने देखा कि फंक्शन लीग ने काम किया, फील्ड पर उतर कर एटलीस्ट नजर तो आई ना, क्या तासुरात थे उनके, क्या किससे फरियाद कर रहे हैं? बड़ा दुख होता है, दिल खून के आंसू होता है। हमारा तो एक काउंसलर भी नहीं है, हमने तो कभी कुरंगी या इस डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन भी नहीं लड़ा, एक चेयरमैन नहीं है हमारा, एक काउंसलर नहीं है, एक एमपीए नहीं है, एक एमएनए नहीं है, लेकिन हम फिर भी ग्राउंड पे मौजूद हैं। रात भी, अभी भी, इस वक्त भी आप वहां पे जाएं तो 4 फुट 5 फुट पानी अभी भी मौजूद है। मेहरान टोन में छोटे लोग, बिल्कुल छोटी सी बस्ती है, वहां पे गरीब लोग रहते हैं, उनके घरों पे पानी है। खुदारा इनको अभी भी होश के नाखून ले, अभी भी वक्त है, ये सुधर जाए और ये कुछ करें और मिलकर बैठकर काम करें। ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा। चलें चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, फंक्शन लीग की जानिब से हमें ज्वाइन किए हुए थे और मौका बता रहे थे। असद जैदी साहब, इनको क्या पड़ी है फंक्शन लीग वालों को, क्या जब मुंतखब नहीं है, जब कोई काम इनकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी सड़कों पर उतरे हुए थे, काम किया, लोगों से जो है वो जाकर मुलाकातें की। आप मुझे ये बताएं, एमएनएज एमपीएस जैसे कि उन्होंने निशानदेही की कि वो बेयारो मददगार हैं, फंड्स नहीं है, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो इस डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ के लोगों का मसला कैसे हल होगा फिर? अच्छा, अभी एक बड़ी अजीब सी बात जो है ना, अभी आपने देखी होगी, सबसे पहले आपने मौक़िफ़ लिया एमक्यूएम का, उनका मौक़िफ़ कुछ और था, फिर पीटीआई का कुछ और था, पीटीआई का कुछ और था, और फिर इसी तरीके से फंक्शन लीग का। ठीक है। चौधरी तनवीर साहब से आपने शायद गुफ्तगू के दौरान ये नहीं पूछा कि आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं लोगों की। मैं अगर कहूंगा तो फिर कहा जाएगा कि साइड ली जा रही है। देखें, नहीं, जो फैक्ट है, मैं इसलिए आज आपको एक हकीकत से, जी, मैं आपको आज एक हकीकत से रोशनास कराता चलूं। कोरंगी के अंदर अगर रात के किसी भी पहर आप अभी चले जाएं, मैं कैमरे ऑन कराकर अभी दिखवा देता हूं, जिस भी इलाके में से पानी निकाला जा रहा होगा वहां या तो आर्मी खड़ी भी होगी या डिप्टी कमिश्नर कोरंगी की तरफ से प्रोवाइड की गई मशीनरी होगी और उनके लोग वहां पे खड़े हुए होंगे। हमने रात को भी देखा 4 बजे 5 बजे मेहरान टाउन के अंदर, जहां का जिक्र चौधरी तनवीर साहब कर रहे थे, वहां पर 4-4 5-5 फीट पानी है और वहां से पानी निकालने के लिए डिप्टी कमिश्नर कोरंगी की टीम 2 पंप ले जाकर और उसको पानी निकाल रही थी। हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया यह है, ठीक कौन करेगा, जो बात फंक्शन लीग करे, पीटीआई करे, एमक्यूएम करे या कोई और जमात करे। हम आम अवाम की बात करते हैं। अवाम का मसला यह नहीं है कि जमात कौन सी करेगी, अवाम का मसला यह है कि हल कैसे होगा। हमने अब तक जितनी गुफ्तगू की, किसी ने हल की बात नहीं की, सबने तनकीद दर तनकीद की। और मैं नाज़रीन को भी बताता चलूं, रोजाना पीपल्स पार्टी के लोगों को जो है वो लेकर उनका मौक़िफ़ लिया जाता है। आज वक्त की कमी की वजह से मैंने इसलिए मौक़िफ़ नहीं लिया क्योंकि उनका एक ही जवाब होता है कि नाले साफ करने की जिम्मेदारी मेयर की थी। तो असद साहब,
नाले साफ करने का जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, एनडीए में भी कूद गया, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी स्ट्रेटेजी बना ली, अभी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान बनाया गया उसका जायजा लिया जा रहा है वजीर आज़म की जानिब से। अब क्या लगता है आपको कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा आती है, या तो पहले इस पे सवाल कर लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा आएगी क्या स्ट्रेटेजी कामयाब होगी इनकी? सर देखिए, फिर बात वहीं पे घूम फिर कर आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। किसी एक ने हल्की बात की, किसी एक ने भी हल्की बात नहीं की। जो भी बात कर रहा है वो अपनी कर रहा है। कोई बात कर रहा है कि उसके पास मशीनरी थी, कोई बात कर रहा है कि उसके पास इक्तदार था, कोई बात कर रहा है उसके पास फंड थे। आप बताते हल क्या है? सर देखिए, हल यह है कि सबसे पहले तो इलाकों के अंदर यह फैसला करना होगा जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको, कि उन्होंने सीवरेज का निजाम सबसे पहले ठीक करना है। उन्होंने जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, जब भी कोई रोड बनाई जानी है, जब भी कोई गैस की लाइन डलनी है, जब भी कोई पीटीसीएल की लाइन डलनी है, तो सबसे पहले हर इदारे से एनओसी लेनी है, उसके बाद काम शुरू करना है। ये नहीं कि सबसे पहले काम कर लो फिर याद आएगा कि नीचे गैस की लाइन थी, नीचे सीवरेज का मसला था, नीचे पीटीसीएल की लाइन थी। ये तमाम बातें अगर हमें बाद में याद आएंगी, ये हमने डाली थी। रोड बना दो, रोड उखाड़ देते हैं। पीटीसीएल की लाइन डालनी हो तो पूछता ही किसी से नहीं है। मुझे पानी की लाइन डालनी है तो मैं पूछे बगैर बड़ी रोड को खोदकर रात को काम कर लूंगा। ये कोई हल नहीं है। हमें पहले अपने आप को ठीक करना होगा, फिर इदारे ठीक होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया असद अली साहब, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हमारे साथ मौजूद थे और दीगर सियासी जमातों के जाने मामला। एक मसला और यहाँ पर मैं बता दूं, जो बिल्डिंग खड़ी की गई है वो सीबीसी से सवाल किया जाए, सिंध हुकूमत से सवाल किया जाए, एसबीसी से सवाल किया जाए कि बिल्डिंग के ऊपर ये 100 फीट जो रोड की बात की जा रही है कैसे हो गया, इसका होना चाहिए। जाम सादिक पुल को बनाने की बातें की जा रही हैं, कैसे मसला हल होगा? अब ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसीज काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक नहीं लगाया गया, एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गए, तमाम मामला अपनी जगह, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर मैं आवाज उठाता रहूंगा, इस पर बात करता रहूंगा। अब स्पेसिफिकली मैंने डिस्ट्रिक्ट को पकड़ना शुरू कर दिया है ताकि जिले की सतह पर बात की जाए कि किस तरह से मसाइल हल होंगे। जब मुकम्मल बात की जाती है तो खिचड़ी बन जाती है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे सवाल करने की कोशिश करूंगा कि गलती किसकी है, करप्शन किसकी है और जिम्मेदारी किसकी थी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतजिर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाने। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।